नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOA-IT यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ, यानी कि जब आप सिस्टम को बंद कर देते हैं तो कौन सी स्टोरेज जो है वो डाटा को रिटेन करके रखती है। सारी ऑप्शंस आप पढ़िए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नाम से ही आपको पता लगना चाहिए कि नॉन वोलेटाइल यानी जिसका डाटा जो वोलेटाइल नहीं है, जो डाटा की उड़ता नहीं है। तो ये होता है आपका रोम, रीड ऑनली मेमोरी। आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में कोई डाटा है, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई डाटा है। ठीक है, इस तरह से इन बाकी मेमोरीज़ में जो भी डाटा है वो क्या है, आपका नॉन वॉलेटाइल। जबकि वॉलेटाइल डाटा जो है वो आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी है। ठीक है, तो ये रैंडम कैश मेमोरी वगैरह जो है ये वॉलेटाइल है। जैसे ही आप अपना सिस्टम बंद करते हैं वैसे ही रैम के अंदर, कैश के अंदर जो भी डाटा है कैश मेमोरी के अंदर, वो सारा जो है वो उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंशियल स्टोरेज और डायरेक्ट स्टोरेज है, ये एक्सेस के मेथड है कि किस तरह से आप जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो है मेमोरी के अंदर मेमोरी की लोकेशन रहती है, मेमोरी का एड्रेस रहता है, तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे आपकी टेप है, मैग्नेटिक टेप है, आपने टेप्स देखी होंगी इस तरह से। तो जो घूमने वाली टेप्स हैं वो सीक्वेंशियल एक्सेस में डाटा एक्सेस करती हैं। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि वो जो है आपका रैंडमली डाटा एक्सेस कर सकती हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हैं, तो उसको रैंडम एक्सेस भी बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्सेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परमानेंट मेमोरी विच कीप्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। ठीक है, अब थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है कि जब आप पावर ऑफ कर देते हैं डाटा को, अपने सिस्टम को, तो कंप्यूटर की कहाँ से जो है वो डाटा इरेज नहीं होता है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस रहती हैं जो कि ज़रूरी रहती हैं कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ये रोम है इसका राइट आंसर। रोम के अंदर जो है फर्मवेयर रहते हैं, जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम पर रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर डाल देता है, और ये इंस्ट्रक्शन जो है आपकी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह से कंप्यूटर को चलाना है, वो सारी रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। तो इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। हालांकि यहाँ पर आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देख रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूरी होता है। ये भी नाम से ही जाहिर है, नेटवर्क चलाने के लिए। ठीक है जी, तो ऐसा इंटरफेस, ऐसा कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़े। तो इसके ऊपर एक मैक एड्रेस रहता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। तो ये होता है आपका 48 बिट्स का। तो ये आप याद रखिए 48 बिट्स का होता है, और ये लिखा जाता है हेक्साडेसिमल नंबर में, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी लिखे रहते हैं और आपके नंबर्स भी लिखे रहते हैं, 0 से 15 तक का ये होता है। तो इसमें डिजिट्स वो मैंने नंबर सिस्टम में कवर की हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड्स। अब ये मेमोरी के बारे में ये है कि कौन सी मेमोरी है जिसको अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए। वैसे डायनेमिक जो है मेमोरी, डायनेमिक रैम, ठीक है, दो तरह की रैम है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो है, इसके अंदर रैम के अंदर क्या है, बहुत सारे डायनेमिक है चाहे स्टैटिक है, इनके अंदर कैपेसिटर्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है जी, तो कैपेसिटर का क्या काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है जी, चार्ज को स्टोर करके रखना, आपका जो चार्ज है उसको स्टोर करके रखता है कैपेसिटर। तो जब चार्ज ये रहता है कैपेसिटर तो उसको लिख दिया जाता है 1, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो वो हो जाता है 0। ज़ीरो की 0 और 1 जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो टाइम के साथ क्या होता है, जब स्विच ऑन भी रहता है आपका सिस्टम, उस टाइम भी क्या होता है, डायनेमिक रैम के अंदर समय के साथ ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, चाहे पावर ऑन भी है आपका सिस्टम। अगर इनको रिफ़्रेश ना करें आपके जो भी कैपेसिटर्स हैं, तो इसका जो चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो डाटा जो है मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको रिफ़्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम में जो आपकी रेगुलर रैम है वो आपकी डायनेमिक रैम ही है। ठीक है, अब जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर्स की संख्या ज़्यादा रहती है,
और इस तरह से सेटिंग की जाती है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक उसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं रहती है डाटा को रिटेन रखने के लिए। लेकिन दोनों ही स्टैटिक रैम है चाहे वो डायनामिक रैम है, दोनों ही तरह की रैम में जब जैसे ही हम सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हैं दोनों ही तरह के रैम के अंदर जो डाटा है वो वॉलेटाइल हो जाता है, वो उड़ जाता है। तो ये आप याद रखिए। तो डायनामिक रैम तो मैंने आपको बता दी कि जो रेगुलर रैम आप यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर वो होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए पता करके कि स्टैटिक रैम आपकी कौन सी रैम है। और यहाँ पर जो ई पी रोम है या रोम है ये दोनों रैंडम रीड ऑनली मेमोरी है, यानी जिसको आप वो इंस्ट्रक्शन जिनको आपका सीपीयू पढ़ सकता है केवल। ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करता है सीपीयू, कोई भी डाटा लिखता नहीं है, जबकि रैम के अंदर सीपीयू डाटा लिख सकता है अपनी प्रोसेसिंग के पर्पज़ से। तो रोम है रीड ऑनली मेमोरी, आपको बता दिया। फर्मवेयर्स हैं, इसके अंदर कैसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं ऑन करने के लिए। तो ई पी रोम भी एक तरह की रोम ही है। रोम कई तरह की है, आपकी प्रोग्रामेबल रोम हो सकती है, इस पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। तो आपकी रोम जो है ये जब मैन्युफैक्चर होता है आपका कंप्यूटर उसी टाइम पर उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी दी जाती हैं रोम में। और पी रोम जो है ये एक तरह से ब्लैंक रोम आती है आपके पास, इसमें केवल एक टाइम पर जो है वंस इन लाइफ टाइम जो है यूज़र इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस अपनी कस्टमाइज़ करके लिख सकता है। अब मान लीजिए कि दोबारा से कुछ चेंजेस करना चाहे यूज़र, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में अपने हिसाब से कुछ कंप्यूटर को किस हिसाब से स्टार्ट करना है, तब जो है पी रोम में जो लिखा हुआ डाटा उसको दोबारा से इरेज करके नहीं प्रोग्राम किया जा सकता। तो उस काम के लिए क्या कौन सी मेमोरीज हैं, उस काम के लिए आपके पास ई पी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, ई पी रोम है। तो ई पी रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इसको यूवी रेज के माध्यम से इरेज किया जा सकता है। ठीक है जी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ई पी रोम को कैसे इरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है जी, ये आपको डाटा एलिमेंट्स पूछे गए हैं, ये असल में डाटाबेस से क्वेश्चन है, डी डाटाबेस से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे छोटा यूनिट होता है आपका बिट, ठीक है, डाटा का 0 या 1 होगा, और 8 बिट जो है मिलकर बनाएंगे एक बाइट, फिर उससे बड़ा ये हो जाएगा। उससे बड़ा होगा कैरेक्टर। कैरेक्टर आपको पता है कि रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग डेसिमल नंबर से, अलग 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 कोड किया जाता है, तो वो बाइट से बड़े होते हैं कैरेक्टर। उसके बाद आपका आना चाहिए फील्ड। फील्ड जो है वो एक सिंगल यूनिट है। फील्ड के बाद आपका आना चाहिए, गलत लिख दिया है, फील्ड के कलेक्शंस को बोलते हैं, नंबर ऑफ फील्ड्स के जो है कलेक्शन है उसको बोल दिया जाता है रिकॉर्ड। फील्ड जो है आपको पता है जो वर्टिकली इस तरह से कॉलम रहते हैं उनको फील्ड बोला जाता है। और हर फील्ड इस तरह से जो भी है, बहुत सारी फील्ड्स हैं वो मिलकर बनाती हैं एक रो को, जिसको रिकॉर्ड कहा जाता है। तो रिकॉर्ड आपका फील्ड से बड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें फील्ड और रिकॉर्ड मिलकर बनाते हैं आपकी फाइल। ठीक है जी, और बहुत सारी फाइल्स मिलकर बना देती हैं डाटाबेस। तो डाटाबेस सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो इसमें डी जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि फील्ड ये मैंने गलत लिख दिया है। फील्ड जो है वो छोटा है और रिकॉर्ड जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फील्ड इज रिकॉर्ड। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो सी ऑप्शन भी है यहाँ पर वो भी आपका क्या है, सही है। सी ऑप्शन सही है एक्चुअल में। तो मैं आपको डी बता रहा हूँ कि सही है, एक्चुअल में सी सही है कि कैरेक्टर यहाँ पर सबसे छोटा है, उससे बड़ा फील्ड, उससे बड़ा रिकॉर्ड, उससे बड़ा फाइल, उससे बड़ा डाटाबेस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप डाटा। डाटा को बैकअप किस डिवाइस से किया जा सकता है, यानी कि आप अपना डाटा कहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है ये आज की डेट में तो यूज़ होती नहीं है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है, हालांकि कि फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ की जा सकती है, अभी आज की डेट में ये यूज़ नहीं होती है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बैकअप के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। इसी तरह से मैग्नेटिक टेप्स हैं, उनको भी बैकअप के लिए यूज़ किया जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव हैं, अब ये तीनों की तीनों मेमोरीज हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इनके अंदर मैग्नेटिक मेमोरीज भी कही जा सकती हैं। ठीक है जी। और फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ड्राइव का जो मैकेनिज़्म है वो लगभग सेम ही है।
बस अंतर ये है कि प्लेटर जो है वो आपका फ्लॉपी डिस्क के अंदर सिंगल रहेगा, हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे प्लेटर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट मतलब कि 4 बिट्स मिलकर बनाती हैं एक निब्बल। ठीक है जी, निब्बल। हाँ, तो निब्बल का वैसे एक पर्पस क्या है? पर्पस इसका यही है कि 4 0 अगर आप लिख दोगे तो उसका मतलब होता है 0, 4 बार 1 लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा 15। तो 0 से 15 तक यानी कि आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 जो है आपके बिट्स सफिशिएंट है। बल्कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को अगर लिखना हो, डेसिमल नंबर को लिखना हो, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स को लिखना हो तो निब्बल वहाँ पर जो है आपका रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, मेन मेमोरी किसको कहा जाता है? मेन मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी को कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी में जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम दोनों को मिलाकर कहा जाता है आपका मेन मेमोरी। ठीक है जी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। इसको मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है इस मेमोरी के साथ। और इन मेमोरीज को जो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज भी कहा जाता है। हालांकि सेमीकंडक्टर मेमोरीज और भी होती हैं, जैसे आपके फ्लैश ड्राइव्स हैं, आपकी एसएसडी है, वहाँ भी जो है चिप्स यूज़ होती हैं, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज। ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं की जा सकती जहाँ पर हमें डाटा तुरंत चाहिए होता है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है वैसे पीछे। तो ये कहाँ पर यूज़ नहीं होंगी? जहाँ पर हमें डाटा तेज़ी से चाहिए वहाँ पर ये यूज़ नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो होती हैं इनमें सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस है यहाँ पर डाटा का। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि आपको अगर लास्ट लोकेशन पर जाना है, 100th लोकेशन पर जाना है, अगर टेप इस तरह से लंबी है, यहाँ पर पहुँचना है इस पॉइंट पर, और आप इस पॉइंट पर हो, तो आपको सीक्वेंस में सारा कवर करना पड़ेगा। अगर रैंडम एक्सेस हो तो आप रैंडमली जंप करके 100th लोकेशन पर जा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको डाटा क्विकली चाहिए तो आपकी जो है मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो इररिलेवेंट हो जाती हैं, वहाँ पर डाटा जो है नहीं आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी इट इज स्टोर्ड टेम्परेरीली ऑन। ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे अगर मेमोरीज के आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो इसमें सही आंसर है। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका वर्किंग स्पेस है सीपीयू का। एक्चुअल में तो काम आपका रजिस्टर्स में, एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन होती है सारी चीज़ों की वो आपकी रजिस्टर्स में होती हैं जो कि लगे रहते हैं सीपीयू के ऊपर। लेकिन जो रैम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रैम जो आपकी सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में लगी रहती है। आपका डाटा जो है वो जैसे आपका सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, वहाँ से जाता है आपका रैम के अंदर, रैम से जाता है आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है, तो जो टेम्परेरी जो आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि जो भी काम किए जा रहे हैं वो रैम के अंदर मिल मिल सकते हैं। इसलिए फॉरेंसिक व्यू पॉइंट से रैम बड़ी ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आपका स्विच ऑन है सिस्टम तो आपको रैम कैप्चर कर लेनी चाहिए ये देखने के लिए कि आदमी क्या काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रोम, रैम, सीपीयू एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। ठीक है जी, किस जगह पर ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं? तो ये भी आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड जो है वो लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी चीज़ लगाई जाती है ताकि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाए? सीपीयू जो है बहुत तेज़ी से काम करता है, इतनी तेज़ी से काम करता है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी उसके आसपास, सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क जो है बाहर जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो कहीं भी उसके आसपास मैच नहीं करती है। तो इसलिए आप लगा देते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन रैम भी है वो इतनी स्लो हो जाती है, आप चाहे उसकी स्पीड जो डाटा की डबल भी कर दो तब भी वो स्लो हो जाती है। आपका जो सीपीयू है उसकी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड रह जाती है। तो उस कैपेसिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आप बीच में लगाते हैं कैश मेमोरी। ठीक है जी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के अंदर वो चीज़ें हैं कि जो कैश मेमोरी को पता रहती हैं कि अभी सीपीयू
सीपीयू को ये चीज़ चाहिए तो ये एडवांस में रैम से वो चीज़ फेच करके रख लेगा और वो सेंड करता रहेगा सीपीयू को कि अभी नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप कोई फ़र्स्ट टाइम कोई वेबसाइट डाउनलोड कर रहे हैं या कोई फ़र्स्ट टाइम प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक है जी, क्योंकि उस टाइम पर आपकी कैश मेमोरी को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाएंगी सीपीयू के द्वारा, किस सीक्वेंस में यूज़ की जाएंगी। लेकिन सेकंड टाइम पर ये जो है आपकी ये सारी चीज़ें कैश मेमोरी में रहेंगी। कैश मेमोरी को पता रहेगा कि क्या कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को नेक्स्ट ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनिफॉर्म यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है जी, यूएसबी जो है एक पोर्ट है। ठीक है, अलग अलग तरह के वर्जन आ चुके हैं, यूएसबी 1, यूएसबी 2, यूएसबी 3। ठीक है जी, तो ये इसकी स्पीड बताता है। जो 1 की स्पीड कम होती है यूएसबी 1 उससे, 2 की उससे बड़ी होती है, यूएसबी 3 की स्पीड उससे ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये जो है यूएसबी 3 जो है वो यूएसबी 2 के पोर्ट्स को भी सपोर्ट करेगा, 1 को भी सपोर्ट करेगा। बैक एंडिंग सपोर्ट ये करते हैं जो भी ये इनके वर्जन आए हैं। और यहाँ पर जो है 1 और 2 है, जो यूएसबी 1 और 2, इसमें जो है एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र होता है, जबकि यूएसबी 3 में एक टाइम पर दोनों डायरेक्शन में जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जेओए से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।